आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों के इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप डी परीक्षा की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। निर्देश प्रश्न संख्या 51 से 52। नीचे दिए गए शब्द के लिए अर्थ व्यंजक चार विकल्प दिए गए हैं। सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ व्यंजक विकल्प चुनकर लिखें। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन देखेगा। क्वेश्चन में ये गयंद का अर्थ व्यंजक शब्द क्या होगा? गैंडा, बड़ा हाथी, बड़ा घोड़ा या जंगली भैंसा। देखिए गयंद को हम कहते हैं बड़ा हाथी, गजेंद्र इसी को ही कहा जाता है। तो आंसर की अगर हम बात करें तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बड़ा हाथी। मूर्छिता का अर्थ व्यंजक शब्द क्या होता है? मूर्ख, दूसरों को मूर्ख बनाने वाला, मूर्ख जो बाद में चतुर बन गया हो, या फिर आलसी। मूढ़चेता, ऐसा मूर्ख जिसे बाद में चेतना आ गई हो, यानी कि मूर्ख जो बाद में चतुर बन गया हो उसे हम कहते हैं मूढ़चेता। इसका अर्थ व्यंजक शब्द हो जाएगा मूर्ख जो बाद में चतुर बन गया हो। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं सी ऑप्शंस बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खिली हुई हवा आई, फिरकी सी चल गई, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? संभावना, उत्प्रेक्षा, उपमा या अनुप्रास। खिली हुई हवा आई, फिरकी सी चली गई, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ये देखिए यहां पर जो है ना, हवा की तुलना फिरकी से की जा रही है। खिली हुई हवा आई, फिरकी सी चली गई, तो यहां पर हवा की तुलना फिरकी से की जा रही है। तो जहां पर तुलना की बात आ जाए तो वहां पर आपका हो जाता है उपमा अलंकार। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेगा। पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते, इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? विभावना, उदाहरण, विरोधाभास, दृष्टांत। पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते। तो देखिए यहां पर पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते में वैसे तो इसमें विभावना अलंकार होगा। तो विभावना अलंकार को पहचानने का तरीका क्या है? विपरीत होने पर भी कार्य हो रहा है। यहां पर विपरीत कारण होने पर भी कार्य हो रहा है। तो जहां पर विपरीत कारण होने पर कार्य जब होता है तो वहां पर विभावना अलंकार होता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेगा। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? श्रृंगार, ग्लानि, निर्वेद या रति। तो शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब जैसे कि श्रृंगार का स्थायी भाव रति होता है और श्रृंगार का स्थायी भाव क्या होता है? रति, और रति का स्थायी भाव श्रृंगार होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न क्या है? तिरस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो मैंने आपको क्या बताया था कि स्टार्टिंग का जो शब्द होता है वो आपका उपसर्ग होता है और लास्ट वाला शब्द आपका प्रत्यय होता है। तो तिरस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? तो तिरस्कार, तिरस स्टार्टिंग का शब्द। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही हो जाएगा। 57 क्वेश्चन हमारा है। किस क्रमांक में अति उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? अतिथि, अतिरिक्त, अत्यंत, अतिधन अंत, अत्याचार, अतिधन आचार। यहां ये पूछा जा रहा है कि किस क्रमांक में अति उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? अत्यंत, अतिथि, अतिरिक्त, अत्यंत। तो अतिथि में अति उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। उपसर्ग के प्रयोग से शब्द के अर्थ में परिवर्तन आता है। शब्दों का अर्थ अपरिवर्तित रहता है। शब्दों के अर्थ में वृद्धि होती है। शब्दों के अर्थ में न्यूनता आती है। उपसर्ग के प्रयोग से, तो उपसर्ग के प्रयोग से शब्दों के अर्थ में वृद्धि होती है। तो अगर मैं राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला हमारा प्रश्न है। कालिमा में प्रयुक्त प्रत्यय क्या होगा? लास्ट वाला शब्द कालिमा, इमा, इमा। तो यहां पर इमा कहां पर दिया गया है? देखिए कालिमा, इमा दिया जा रहा है, तो इमा ये दिया जा रहा है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको सुधार कर लीजिए आप लोग। तो राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखिएगा। निर्देश प्रश्न संख्या 60 से 61 तक निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो यहां पर देखिए आपको शुद्ध शब्द की पहचान करनी है।
शीर्षक कैसे लिखा जाता है, शीर्षक को लिखने का तरीका क्या है। देखिए शीर्षक जो है ना वो ऐसे लिखा जाता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूँ, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, मंत्रिमंडल कैसे लिखा जाता है, मंत्रिमंडल की शुद्ध वर्तनी क्या होती है। तो देखिए मंत्रिमंडल को लिखने का जो तरीका है ना, अगर आप मंत्रिमंडल की शुद्ध वर्तनी करते हो, मंत्रिमंडल ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो अगर मैं राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, प्रश्न क्या है, वह घर से बाहर गया वाक्य में कौन सा कारक है। वह घर से बाहर गया, तो से किस में आता है, इसमें जो मेन कॉमन है वो है से किस में आता है, कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से, तो से किस में आता है, अपादान से। कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से, तो यहां पर अपादान से किस में आ रहा है, अपादान से आ रहा है। तो इसे आप याद कर लीजिए। ये मान के चलिए एक से दो क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि कारक के कुल कितने भेद होते हैं, तो कारक के कुल 8 भेद होते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न, स्मरण का विलोम शब्द क्या होता है, भूलना, अस्मरण, विस्मरण, सुस्मरण। स्मरण का विलोम शब्द की बात हो रही है, तो स्मरण का विलोम शब्द क्या होता है, तो स्मरण का विलोम शब्द होता है विस्मरण। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निर्देश प्रश्न संख्या 64 से 65 निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द बताइए। प्रश्न क्या है, जिसमें संदेह ना हो को क्या कहते हैं, संदिग्ध, असंदिग्ध, चिंतनीय, विचारणीय। जिसमें संदेह ना हो को उसको क्या कहते हैं, तो देखिए जिसमें संदेह ना हो उसको हम कहते हैं असंदिग्ध। तो अगर मैं राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, करेक्ट है। अगला प्रश्न क्या है कि जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसे क्या कहते हैं, चोर, अपराधी, अभियुक्त, प्रतिवादी। जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसे क्या कहते हैं, तो जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसे हम कहते हैं अभियुक्त। सिंपल सा क्वेश्चन, आसानी से आप जवाब दे सकते थे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस, अगला प्रश्न देखेगा, मोहन को हिंदी पढ़नी है इसलिए वह शास्त्री जी के यहां गया है, कौन सा वाक्य, मिश्र, संयुक्त, सरल या कठिन। मोहन को हिंदी पढ़नी है इसलिए वह शास्त्री जी के यहां गया, तो यहां पर हो जाएगा संयुक्त वाक्य। तो वी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। संयुक्त वाक्य की अगर मैं बात करूं तो संयुक्त वाक्य वह वाक्य होते हैं जिसमें कम से कम 2 स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं जो अल्प विराम, अर्ध विराम या संयोजन से जुड़े होते हैं, वो संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखेगा, जान पर खेलना इसका अर्थ क्या होता है, जोखिम उठाना, साहस दिखाना, जोर लगाना, हार मानना। जान पर खेलना, तो जान पर खेलना इसका अर्थ क्या होता है, जैसे कि नौकरी के लिए जान पर खेलना, दिन रात आपने कर दिया, बहुत मेहनत आपने की और आप लास्ट में नौकरी ले ली। तो जान पर खेलना यानी कि जोखिम उठाना। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। निर्देश प्रश्न संख्या 68 से 69 निम्नलिखित दिए गए शब्दों का विलोम शब्द बताइए। क्रिया का विलोम शब्द क्या होता है, कर्म, करना, काम, प्रतिक्रिया। क्रिया का विलोम शब्द क्या होगा, तो क्रिया का विलोम शब्द होता है प्रतिक्रिया। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अग्रज का विलोम शब्द क्या होता है, बड़ा, अनुज, आगे, ज्येष्ठ। अग्रज का विलोम शब्द क्या होता है, तो अग्रज का विलोम शब्द होता है मेरे प्यारे साथियों अनुज कह सकते हैं आप लोग, अग्रज। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। निर्देश प्रश्न संख्या 70 से 71 निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ बताइए। जैसे कि प्रश्न यह है कि आसमान पर चढ़ना, इसका मुहावरा क्या होगा, बहुत अभिमान करना, आगे बढ़ना, ऊपर चढ़ना, ऊपर नीचे आना। आसमान पर चढ़ना इसका मुहावरा क्या होगा, तो आसमान पर चढ़ना यानी कि बहुत अभिमान करना। आप अच्छे नंबरों से पास हुए तो आपको अभिमान आ गया, यानी बहुत अभिमान करना। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा, अगला प्रश्न हमारा आंसू पोंछना, रोना, धीरज देना, हंसना
इनमें से कोई नहीं। आंसू पोंछना, तो आंसू पोंछना का मुहावरा क्या होता है? यानी कि अगर आपका कोई खास व्यक्ति अगर एक्सपायर हो जाता है तो आप उसको याद कर कर के रोते हैं। तो जो आपके सगे संबंधी होते हैं वो आपको धीरज देते हैं कि ज़िंदगी अभी बहुत बड़ी है, आगे का देखिए, जो बीत गया उसको भूलने की कोशिश कीजिए। लेकिन आप भूल पाते नहीं हो तो जो सगे संबंधी होते हैं वो आपको धीरज देते हैं। आंसू बहाना यानी धीरज देना। तो वी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। निर्देश प्रश्न संख्या 72 से 73 निम्न में एक अर्थी शब्द बताइए। जैसे कि ये कहा गया है ऊपर कहा गया, ऊंचा नीचा, वेगार नीचे या उपयुक्त। ऊपर कहा गया, तो ऊपर कहा गया इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं उपयुक्त। तो अगर मैं राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। प्रतिदिन होने वाला, प्रतिदिन दैनिक, दिन या समय। तो प्रतिदिन होने वाला इसको क्या कहते हैं? प्रतिदिन होने वाला इसको हम कहते हैं दैनिक। तो अगर मैं राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर वी। प्रश्न संख्या 74 से 75 दिए गए शब्दों के पर्यायवाची समानार्थक शब्द के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। उचित विकल्प चुनिए तथा उत्तर पत्रिका में तदनुसार काला कीजिए। जैसे कि प्रसन्नता, तो प्रसन्नता, इच्छा, रुचि, पुलक या चिंता। प्रसन्नता, तो प्रसन्नता को हम क्या कहते हैं? प्रसन्नता को हम कहते हैं पुलक। तो अगर मैं राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मेघ किसको कहते हैं? नभ, सोम, पयोद या हेम। मेघ, पयोद कहते हैं इसको, पयोद। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हुआ। पयोद दोनों का अर्थ बादल होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। निर्देश प्रश्न संख्या 76 से 77 दिए गए मुहावरों और लोक त्रुटियों के अर्थ बताने के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। प्रत्येक के लिए उपयुक्त अर्थ वाला विकल्प चुनिए और उत्तर पत्रिका में तदनुसार काला कीजिए। प्रश्न क्या है कि दूध का दूध, पानी का पानी, इसका अर्थ क्या होता है? गलत न्याय। दूध और पानी अलग अलग होना, सही न्याय। दूध में पानी मिला होना। तो दूध का दूध, पानी का पानी मुहावरा भी कह सकते हैं, लोक त्रुटि भी कह सकते हैं आप लोग, अर्थ भी कह सकते हैं। दूध का दूध, पानी का पानी यानी कि सही न्याय। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो सी ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। दांत पीसना, इसका मुहावरा क्या होगा? अत्यधिक क्रोध करना, अत्यधिक प्रसन्न होना, अत्यधिक निराश होना, अत्यधिक निडर होना। तो दांत पीसना इसका मुहावरा क्या होगा? अत्यधिक क्रोध करना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 78 से 79 दिए गए वाक्यों में कुछ में त्रुटियां हैं और कुछ ठीक है। वाक्य के जिस भाग में त्रुटियां हैं उसके अनुरूप अक्षर वाले भाग में कोई त्रुटि ना हो तो कोई त्रुटि नहीं तो अक्षर वाले विकल्प को चुनें। मैंने शीला से अपने साथ बाजार में चलने के लिए कहा लेकिन उसने मना कर दिया। मैंने शीला से कोई त्रुटि नहीं, अपने साथ बाजार में चलने के लिए, लेकिन उसने मना कर दिया। किसमें त्रुटि है, किसमें त्रुटि नहीं है, ये आपको बताना था। अपने साथ बाजार में चलने के लिए का, इसमें त्रुटि हो जाएगी। ठीक है, तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। पुस्तक में एक कठिन प्रश्न था, कक्षा में उस प्रश्न को कोई भी हल नहीं कर सका, मुझसे उस प्रश्न को हल नहीं कर लिया। तो ये होगा, ये होगा, ये होगा या ये होगा। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो इसमें मैं उस प्रश्न को हल कर लिया, इसमें त्रुटि हो जाएगी। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। निर्देश प्रश्न संख्या 80 से 81 दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों की उचित शब्दों द्वारा पूर्ति के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। उपयुक्त विकल्प चुनिए। प्रश्न क्या है? प्रश्न यह है कि यदि इस रोग को आरंभ में ही काबू ना किया गया तो यह खाली स्थान दिया गया है, हो सकता। तो यहां पर क्या होगा? असाध्य, आक्रामक, जटिल या दुर्गम। यदि इस रोग को आरंभ में ही काबू ना किया गया तो यह असाध्य हो सकता है, यह रोग असाध्य हो सकता है। ठीक है, तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सो गाइस, अगला प्रश्न, एक ना एक दिन परिश्रम का फल जरूर मिलता है, इस बात में कोई ना ही है।
संदेह, भ्रम, दुविधा या असत्य? इस बात में कोई संदेह नहीं है, तो संदेह आ जाएगा। ठीक है, सही आंसर की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, गांठ में बांधना का अर्थ क्या होता है? मुहावरा भी कह सकते हैं, लोक त्रुटि भी कह सकते हैं, अर्थ भी कह सकते हैं। खूब याद करना, कसकर बांधना, बगल में बैठना, मजबूत करना। गांठ में बांधना का अर्थ क्या होता है? तो गांठ में बांधना यानी कि खूब याद करना। तो सही आंसर की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। मनोयोग शब्द किस संधि से बना है? तो देखिए, मनयोग की संधि होती है मन धन योग। संधि कर लिया आपने, तोड़ लिया इसको। संधि करने के बाद पूछ रहा है कि इसमें कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि, अयादि संधि, व्यंजन संधि या विसर्ग संधि? तो विसर्ग के निशान आपको दिख ही रहे हैं, तो मनोयोग में हो जाएगा विसर्ग संधि। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या द्वंद्व समास होता है जिसका पूर्व पद प्रधान हो, जिसके सभी पद प्रधान हो, जिसका दूसरा पद प्रधान होता है? उपयुक्त में से कोई नहीं। द्वंद्व समास होता है, तो द्वंद्व समास होता है जिसके सभी पद प्रधान हो। राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। तद्भव शब्द कौन सा है? अमरूद, आमदनी, ऑफिस, अनमोल। ऐसे शब्द जो हिंदी भाषा से उत्पन्न हुए हों वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो यहां पर देखिए, आपको ऐसा शब्द पहचाना जो हिंदी भाषा का हो, वही आपका तद्भव शब्द हो जाए। जैसे कि अनमोल जो है ना, ये आपका हिंदी भाषा का शब्द है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनमोल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पर्यायवाची शब्दों का कौन सा युग्म सही नहीं है? अनिल, समीर, खग, विहग, अनाथ, सनात, तनकाया। अनाथ, शनात ये युग्म जो है सही नहीं है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा अश्व का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अच्छी, वाजी या तुरंग? कौन सा अश्व का पर्यायवाची शब्द नहीं है? देखिए, अच जो है ना, ये अश्व का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। है हुआ, जैसे कि वाजी हुआ, तुरंग हुआ, ये अश्व के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। निर्देश प्रश्न संख्या 88 से 89, नीचे एक एक शब्द की वर्तनी के अनेक रूप प्रस्तुत हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है आप लोगों को। कवित्री कैसे लिखा जाता है? कवित्री को लिखने का तरीका क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से 5 स्टार लगा लीजिए। देखिए, कवित्री जो है ना वो ऐसे लिखा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अंतर्ध्यान कैसे लिखा जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो अंतर्ध्यान को लिखने का तरीका क्या है? देखिए, अंतर्ध्यान अगर आप लिखते तो अंतर्ध्यान ऐसे लिखा जाता है। एक बार देख जरूर लीजिएगा आप लोग, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, अब यहां पर क्या बोला जाए? निर्देश प्रश्न संख्या 90 से 91, प्रत्येक शब्द समूह में 4-4 शब्द दिए गए, इसमें से 3 के अर्थ समान है। एक शब्द बेमल है, बेमल शब्द का चयन करना है आपको। सांप्रदायिकता, राष्ट्रीय एकता के लिए खालिस्तान क्या है? वरदान, अभिशाप, परिताप, पश्चाताप। अभिशाप। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, मित्र के चुनाव की खालिस्तान पर जीवन की सफलता निर्भर करती है। औपचारिकता, उपयुक्तता, उपयोगिता, सार्थकता। मित्र के चुनाव की खालिस्तान पर जीवन की सफलता निर्भर करती है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं सार्थकता, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि संबंध कारक का चिन्ह क्या होगा? संबंध का, के, की, रा, रे, री, ये आप लोगों ने, मैंने आपको बताया था, मैं पर होगा, के लिए, रा, रे, री या से। संबंध का, के, की। तो राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कारक से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था। और कारक के कुल 8 भेद होते हैं, ये भी आप याद कर लीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, जो स्त्री के वशीभूत हो उसको क्या कहते हैं? स्त्रीदास, गुलाम, स्त्रैण या प्रेम? जो स्त्री के वशीभूत होता है उसको क्या कहते हैं? तो जो स्त्री के वशीभूत हो उसको कहते हैं स्त्रैण। तो राइट आंसर की बात करूं सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है प्रश्न, किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? धर्मी भारती, शमशेर बहादुर सिंह, रघुवीर साय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है।
तो सही आंसर की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर वी बिल्कुल सही हो जाएगा। दशरथ शुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, किस रचनाकार की पंक्तियां हैं? तुलसीदास, कबीरदास, केशवदास, सूरदास। तो ये कबीरदास की पंक्तियां हैं। तो राइट आंसर की बात करूं, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कबीरदास के गुरु का क्या नाम था? रामानंद। कबीरदास की कौन सी बोली है? कबीरदास की बोली शतुक्कड़ी बोली, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सूरदास की बात करूं, सूरदास को अष्टछाप का जहाज कहा जाता है। सूरदास के गुरु का क्या नाम था? वल्लभाचार्य। सूरदास किस काल के कवि थे? आदिकाल के कवि थे, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। सूरदास की बोली कौन सी है? तो सूरदास की बोली है ब्रजभाषा। चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? बाल मुकुंद गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास। तो चिंतामणि जो है ना, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। भाववाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है, किसमें भाववाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है? मुझसे यह बोझ उठाया ना जाएगा, इसमें भाववाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है। तो राइट आंसर की बात करूं तो सी ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। खुदाई में मिले अवशेष हमारी परंपराओं के हैं, निशान, प्रतिनिधि, प्रतीक, घोतक। खुदाई में मिले अवशेष हमारी परंपराओं के घोतक हैं। घोतक तो नहीं हुआ, प्रतीक हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, ओखली में सिर दिया तो मसूलों का क्या डर? मूर्ख के साथ मित्रता करने पर हानि होती है, मुसीबतों से घबराना किसी भी प्रकार से उचित नहीं, ओछे व्यक्ति किसी को लाभ नहीं पहुंचा सकते, कठिन काम शुरू करने पर कष्ट तो सहन ही करने पड़ते हैं। डी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कठिन काम शुरू करने पर कष्ट तो सहन करने ही पड़ते हैं। ठीक है, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, लोटा शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज। तो लोटा कैसा शब्द है? तो देखिए लोटा जो है ना ये आपका देसी वाला शब्द है, देशज शब्द कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ये क्लास आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। तो अगर आप लोगों ने पूरी क्लास अगर देखी होगी तो मैंने आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझाने की कोशिश की है। तो अगर बाकी में अगर आप लोगों को हमारी आज की क्लास अच्छी लगी हो तो इस क्लास को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप डी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें आप लोग, और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।